अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे। सो आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई हाजिर है तुम्हारे लिए एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर, जो कि काले जादू यानी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। अच्छा, बताता चलूं कि मैं ये हॉरर खौफनाक वीडियो रात के तकरीबन लेट मी शो यू गाइस 12 बजे शूट कर रहा हूं, तो सही जो है ना हॉरर वाली फीलिंग आने वाली है। सो आज की ये जो सच्ची कहानी है, रियल हॉरर स्टोरी है, वो एक लड़की ने मेरे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर की है, जिनको फॉर प्राइवेसी कंसर्न मैं आमना कहकर बुलाने वाला हूं। और ये ब्लैक मैजिक यानी काले जादू से रिलेटेड है। अब मैं बहुत सारे ऐसे मुसलमानों को जानता हूं जो काले जादू का मजाक उड़ाते हैं कि हमारे ऊपर काला जादू हो गया, नहीं नीला जादू हो गया, नहीं पीला जादू हो गया, नहीं सब्ज जादू हो गया, यानी ऐसी ऐसी बातें करके वो इसका मजाक उड़ाते। और बहुत मर्तबा ऐसा भी हुआ है कि जब मैंने काले जादू के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसका मजाक भी बनाया है, लेकिन हकीकत यही है कि ये एग्जिस्ट करता है। और एक और फैक्ट बताता हूं कि ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हुआ था। और कुछ स्कॉलर्स तो ये भी कहते हैं कि सूरह नास, सूरह फलक, कुरान पाक की जो आखिरी 2 सूरतें हैं वो अल्लाह पाक ने इसीलिए नाजिल की थी ताकि वो इस काले जादू से फाइट कर सकें, ताकि वो इसका तोड़ बांध सकें, इसको खत्म कर सकें, इसको मिटा सकें। अब ये जो आमना है इस्लामाबाद से बिलोंग करती हैं, लेकिन इससे पहले वो कराची रहा करती थी। इन्होंने अपनी सारी जिंदगी कराची में गुजारी है, वहीं पर इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, वहीं पर इनकी फैमिली रहती है, और तो और इन्होंने कराची में ही शादी की। लेकिन अपने हस्बैंड की जॉब की वजह से इनको इस्लामाबाद शिफ्ट होना पड़ा। अब जब ये इस्लामाबाद नई शिफ्ट हुई तो उसके कुछ दिन बाद ही इनके हस्बैंड को ऑफिस ज्वाइन करना पड़ा। और इनके जो हस्बैंड थे उनकी ऑफिस टाइमिंग थी सुबह 10 बजे जाते थे और शाम को 7 बजे छुट्टी होती थी। आई डोंट नो व्हाई आई एम फाइंडिंग दिस क्वाइट फनी। मतलब हस्बैंड की ऑफिस टाइमिंग बताने की क्या जरूरत, शायद स्टोरी के लिए जरूरी हो। अब इनके जो हस्बैंड की ऑफिस टाइमिंग है, यहां से आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि आमना अपना ज्यादातर वक्त जो है घर में बिल्कुल अकेले गुजारती थी। जैसा कि मैंने मेंशन किया कि ये अभी हाल ही में इस्लामाबाद में शिफ्ट हुई हैं, तो यहाँ पर इनका कोई जानने वाला भी नहीं है, इनकी कोई फ्रेंड भी नहीं है, कोई दोस्त भी नहीं है, कोई रिश्तेदार भी नहीं है, जिसकी वजह से ये मजीद अकेली हो जाती हैं जब इनके हस्बैंड ऑफिस के लिए जाते हैं। सारा दिन ये जो है ना घर में अकेले गुजारती हैं। अब क्योंकि वो इस घर में नई शिफ्ट होती हैं, तो इसको डेकोरेट करने में से अरेंज करने में इनको बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है, तकरीबन 1 महीना। इनके पास कोई काम वाली भी नहीं थी और आमना अकेले ही ये सब कुछ करती रहती हैं। हल्की सफाई करना, हल्की चीजें इकट्ठी करना, उन्हें अरेंज करना, पूरे घर को डेकोरेट करना, तैयार करना। अब जो लोग इस्लामाबाद से हैं वो ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि इस्लामाबाद में हर इंसान जो है ना अपने काम से काम रखता है, और घर भी जो है ना काफी डिस्टेंस पे बने हुए हैं, तो वो वाली चीज नहीं है। मतलब अक्सर औकात तो लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हमारे साथ वाले घर में रह कौन रहा है। ज्यादातर जो है ना घर किराए के होते हैं इस्लामाबाद में, और ये सब चीजें चलती रहती हैं। कुछ सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली कुछ क्राउडेड जो है ना जगहें भी हैं जहाँ पर जुड़े घर बने हुए हैं, अपार्टमेंट्स एंड एवरीथिंग, आई नो दैट। लेकिन ज्यादातर ये E11 हो गया, अपना ब्लू एरिया हो गया, ऐसी जगहों पे आपने देखा होगा घरों के बीच बहुत ही ज्यादा जो है ना डिस्टेंस है। तो आमना के साथ भी यही सीन था। अब वो कराची से इधर आती हैं, जहाँ पे कराची में तो लोगों को ये भी पता है कि दूसरे के घर में क्या चल रहा है। अब एक ऐसी जो है ना लड़की या फिर औरत, कुछ भी कह लो, जब इस्लामाबाद आएगी तो उसे एक अलग से एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही। अब इस अकेलेपन की वजह से जो है ना आमना हल्का जो है ना डिप्रेशन में जाने लगा। और जो आमना के हस्बैंड होते हैं वो अपने आप को जो है ना कसूरवार ठहराते हैं कि यार मैं इस बेचारी को कहाँ अपने साथ ले आया हूँ, ये तो यहाँ पे बिल्कुल अकेली हो चुकी है। लेकिन मजे की बात है कि गलती दोनों की नहीं होती, ना आमना की ना उनके हस्बैंड, दोनों में से कोई कसूरवार नहीं होता। वजह कुछ और ही होती है, वो वीडियो में आगे जाकर आपको पता चलेगी। आमना यहाँ पर ये बताती है कि तकरीबन ऐसा करते करते 2 महीने हो जाते हैं, और 2 महीने बाद जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ वीडियो कॉल पर थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ना कुछ दिनों के लिए या फिर हफ्तों के लिए अपने पेरेंट्स के पास कराची चले जाना चाहिए। अब यहाँ से जो स्टोरी है सही इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाती है। आमना जो है ना कराची जाती है कुछ हफ्तों के लिए, वहां पर वो सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करती है, अपनी वालिदा के साथ बातें शातें करती है, घूमती फिरती है, एंजॉय करती है। और जब कुछ हफ्तों का रिलैक्स करके आमना वापस इस्लामाबाद आ रही होती है तो वो अपने भाई को भी साथ पकड़ लेती है कि चल तू भी मेरे साथ चल, मुझे वहां पे कंपनी देना, मेरे साथ रिलैक्स करना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, मस्ती कर। और
आमना का भाई भी रेडी हो जाता है। जब वो इस्लामाबाद पहुंचते हैं आमना और उनका छोटा भाई, तो वो आमना डिसाइड करती है कि चलो शॉपिंग पे चलते हैं। आमना अपने छोटे भाई के साथ इस्लामाबाद के किसी मरकज में शॉपिंग करने जाती हैं, जहां पर बहुत ही ज्यादा रश होती है। अब उस रश के दौरान जब आमना शॉपिंग कर रही होती है, आमना यहाँ पर लिखती है कि मुझे ऐसा फील हुआ, फील क्या हुआ, किसी ने मुझे चूंटी काटी, मतलब किसी ने मुझे पिंच किया। और यहाँ पे आमना लिखती हैं कि जितने जोर का आप इमेजिन कर सकते हो ना, उतने जोर का आप इमेजिन करो कि किसी ने मुझे पिंच किया, मुझे चूंटी काटी। लिटरली किसी ने मेरी मतलब चूंटी काट के खाल को अलग करने का ट्राई किया और मैंने मतलब थोड़ी सी चीख भी जो है ना लेट आउट कर दी। मुझे मतलब दर्द हुआ, जाहिर ही बात है, लेकिन अब मैं क्योंकि रश वाली जगह पे थी तो मैं कमीज उठा के चेक तो कर नहीं सकती थी। तो आमना ने फॉर द टाइम बीइंग इसको इग्नोर किया, दर्द को बर्दाश्त किया, अपनी शॉपिंग को कंप्लीट किया। शॉपिंग ना रह जाए ना। खैर अपनी शॉपिंग को कंप्लीट किया और घर वापस आ गए। जब वो घर वापस आती हैं तो उनके जो शोहर हैं वो भी आ चुके होते हैं घर वापस, और आमना को उसी जगह पे मतलब एक जलन सी महसूस होती है, एक बर्निंग सेंसेशन महसूस होती है। तो आमना जो है अपने शोहर को एक कमरे में बुलाती हैं और कहती हैं कि ये चेक करो क्या है वहां पे ना। और उनके जो शोहर हैं जब देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, और आमना के जो छोटे भाई हैं उनको भी बुलाते हैं और दोनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं। आमना यहाँ पे लिखती है कि उनको डरा हुआ देखकर मैं भी डर गई। और आमना ने यहाँ पर पिक्चर भी शेयर की है कि मतलब एक बहुत ही खौफनाक दिखने वाला जख्म है और इस जख्म में से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा है। अब इस जख्म को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने जो है ना इनको ब्लेड से कट करने की कोशिश की है। ये जो जख्म है ये ब्लेड से बना है और दिख भी ऐसा ही रहा है, जैसे वो शेविंग वाले ब्लेड नहीं होते वो वाले, खुले नहीं, वो वन साइडेड वाले नहीं, वो डबल साइडेड वाले, मतलब उस वाले ब्लेड से किसी ने इनको कट करने की कोशिश की। और आमना इस वजह से भी डर गई क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे थे कि कितने बगैरत लोग हैं ना इस दुनिया में, मतलब जानबूझ के ऐसे ब्लेड्स, एड्स वाले, वबास्तगफार ऐसी गंदी बीमारियों वाले ब्लेड्स है ना, जानबूझ के लोगों को कट कर रहे हैं बिला वजह, ना किसी से दुश्मनी, ना किसी को जानते हैं, एवं क्या फायदा हो जाएगा भाई, तुम्हारा गुनाह ही कमाओगे। लेकिन खैर वो एक अलग टॉपिक है अपने आप में। तो आमना इस बात से डर गई कि यार ये कहीं एड्स वाला ब्लेड तो नहीं किसी ने मेरे ऊपर इस्तेमाल कर दिया। अब आमना जो है ना वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब जितना बुरा सिनेरियो हो सकता था वो इमेजिन कर रही थी, लेकिन उनके जो शोहर है वो उन्हें यकीन दिलाते हैं कि नहीं यार, मतलब तुम शायद किसी चीज से टकरा गई हो, शायद तुम्हें ये इस वजह से कट लग गया हो। अब जैसे जैसे तुम इस स्टोरी को आगे सुनते जाओगे ना, उतना ही तुम्हें इस काले जादू से डर लगता जाएगा और तुम इसको सीरियस लेते जाओगे। अगेन याद दिला दूं कि ये एकदम रियल स्टोरी है जो किसी के साथ पेश आई है, किसी बहुत ही मासूम इंसान के साथ पेश आई है, और ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे, लेकिन चांस है। अब आमना बताती हैं कि अगले दिन जो उनका भाई है वो वापस चला जाता है और उनके जो शोहर हैं उनको भी जो है ना वर्क फ्रॉम होम की इजाजत मिल जाती है, कुछ टाइम की समझ लो छुट्टियां मिल जाती हैं। अगले दिन जब हम सुबह नाश्ता कर रहे होते हैं बैठ के, मैं और मेरा शोहर, वो फिर से मुझे जो है ना अपने शोल्डर के ऊपर जलन का एहसास होता है, बर्निंग सेंसेशन फील होती है। और जब मेरे जो शोहर हैं वो मेरा शोल्डर चेक करते हैं तो अगेन वहां पर कट के निशान बने हुए हैं, लेकिन ये जो निशान है वो पहले वाले निशानों से थोड़े डिफरेंट हैं, ऐसे जैसे किसी के नाखूनों के निशान हो। अब इस वाले जख्म के बारे में हैरान कुन बात ये थी कि इसमें से खून निकलता ही जा रहा था, रुक ही नहीं रहा था। मेरे बार बार धोने से, कुछ भी करने से ये खून रुके ही ना। और इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात मेरे लिए ये थी, आमना यहाँ पर बताती हैं कि ये निशान आए तो आए कैसे, ये जख्म आए तो आए कैसे मेरे ऊपर, मैं तो घर बैठ के आराम सुकून से नाश्ता कर रही हूँ। मतलब काफी अनएक्सप्लेनेबल है, राइट? आई होप कि ऐसा कोई वर्ड है अनएक्सप्लेनेबल, तो काफी मतलब इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बन रही थी और मैं डर गई कि यार मेरे साथ ऐसा हो तो हो क्यों रहा है। अब आमना जब ये शोल्डर वाली पेन से डील कर रही होती हैं, इन कट से डील कर रही होती हैं, अचानक उनकी बैक के ऊपर भी सेम बर्निंग सेंसेशन फील होती है ऑल ऑफ अ सडन। और जब वो वहां पे देखती हैं, गेस व्हाट, वहां पर भी जख्म का निशान होता है जो ब्लीड कर रहा होता है। अब यहाँ पर मुझे और मेरे शोहर को ये बात तो समझ में आ गई थी कि ये जो भी है नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है, किसी ने मेरे ऊपर जादू कर दिया है। आमना को ये चीज समझ में आ गई थी, उनको इस बात का शक हो चुका था। पहले तो उन्हें ये शक हुआ कि कोई जिन है या फिर कोई बुरा साया है हमारे घर में जो ऐसा कर रहा है, मतलब कुछ भी है, पैरानॉर्मल है। उनको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई थी। अब जो आमना के शोहर हैं उनके पास जमजम का पानी होता है घर में, तो वो डिसाइड करते हैं कि
आमना के ये जो कट्स हैं इनके ऊपर जो है ना मैं जमजम का पानी डाल देता हूँ एंड मे भी कुछ हो जाए। और जब वो जमजम का पानी आमना के वाउंड्स यानी उनके जख्म के ऊपर लगा रहे होते हैं तो आमना को इतनी जलन महसूस होती है, इतनी ज्यादा जलन महसूस होती है मानो उनका हाथ किसी ने आग पे रख दिया हो। आमना चीख चीख के अपने शोहर से कहती है कि फटाफट मेरे इन जख्मों के ऊपर ठंडा पानी डालो, बर्फ वाला ठंडा पानी डालो। लेकिन कुछ भी कर लो कोई असर ही नहीं हो रहा था। और जब ये सब कुछ हो रहा होता है अचानक वो बोतल जिसके अंदर जमजम का पानी होता है बूम फट जाती। अब आमना के जो हस्बैंड हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तो वो आमना को इमाम साहब के पास ले जाते हैं जो कि उस मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे जहां पर आमना के हस्बैंड नमाज पढ़ने जाया करते थे, उनके घर ले जाते हैं। अब वो जैसे ही आमना को देखते हैं वो समझ जाते हैं और वो एक ही लफ्ज बोलते हैं, काला जादू। वो कहते हैं कि मैं ये सब कुछ पहले भी देख चुका हूं और मुझे इसका तोड़ भी आता है। वो आमना के माथे के ऊपर ऐसे हाथ रख के कुछ सूरतें पढ़ते हैं, कुछ दुआएं पढ़ते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो सूरह नास सूरह फलक ही होंगी क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। वो जैसे ही इन सूरतों को पढ़ते हैं आमना को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाती है और इतना ज़्यादा दर्द होता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो बेचारी बेहोश हो जाती है। और जब उसको होश आता है तो वो जो इमाम साहब होते हैं वो आमना को पानी पीने के लिए देते हैं, जमजम का पानी। और जो इमाम साहब की बेटी होती है, मस्जिद के जो इमाम साहब होते हैं उनकी जो बेटी होती है वो आमना के पास बैठ के कुरान पाक पढ़ रही होती है जिससे आमना को बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलती है, बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। और फिर जो मस्जिद के इमाम साहब होते हैं वो इनको बोलते हैं कि अब आप घर चले जाओ और कुछ दिनों बाद मैं आपके घर में आकर भी यही कलिमात पढ़ूंगा, आपके घर को भी पाक करूंगा अगर वहां पर कोई बुरा साया है, जस्ट इन केस। अब मुसलमानों ये जो काला जादू है ना ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक अमल होता है, ये कोई मामूली अमल नहीं होता है। ऐसा ही नहीं कहा गया इस्लाम में कि इसको करने और करवाने वाला दोनों जहन्नमी है। और इसको कैरी आउट करने के लिए, इसको करने के लिए आपको किसी बुरे से बुरे, गंदे से गंदे शैतान की जरूरत होती है, किसी बहुत ही काले साए की जरूरत होती है जो इस काले जादू को करने वाले का हुक्म मानकर जिस पे किया जाता है उसको बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और अगर वो ना पहुंचा पाए या फिर अपने मकसद में नाकामयाब हो तो ये जो करने वाला होता है ये उसी के ऊपर उल्टा पड़ जाता है। इसीलिए ये जो काले जादू वाले केसेस हैं हमें आज के ज़माने में थोड़े कम देखने को मिलते हैं, फिर भी देखने को मिलते हैं और अल्लाह करे ना ही देखने को मिले, क्योंकि जो लोग जानते हैं ना काला जादू कैसे करना है वो नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई साहब क्या जो है ना रिस्क इन्वॉल्व है इसमें, मतलब कितना खतरा है इसको करने में, क्योंकि उनकी अपनी जो है ना एक किस्म की समझ लो उनकी अपनी जान की जो है ना बाजी लग जाती है। चलो अब स्टोरी पे वापस आते। अब ये सब कुछ करवाने के बाद आमना जब वापस अपने घर आ जाती है तो उसे मतलब बहुत ही ज्यादा थकावट फील होती है, ऐसे जैसे वो कुछ नहीं करना चाहती, सिर्फ सोना चाहती है, ना खाना खाना चाहती है, कुछ भी नहीं करना चाहती, बस सोना चाहती है, लेकिन वो सो नहीं पाती। खैर कैसे भी करके जो है ना उसकी वो रात गुजरती है और अगली सुबह जो है ना उसके जो शोहर होते हैं वो खाना बाहर से ही ले आते हैं, नाश्ता, क्योंकि उनको ऑफिस जाना होता है। तो आमना जो है ना नाश्ता वगैरह करती है और सब कुछ नॉर्मल फील होता है, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं होता, नॉर्मल रहता है सब कुछ फॉर द टाइम। अब जैसे ही उसके शोहर जो है ना चले जाते हैं और आमना अभी भी जो है ना मतलब बैठ के वो नाश्ता जो होता है वो खा रही होती है, तो उसको ना ऐसे फील होता है जैसे उसकी जो थाइज हैं उसके ऊपर जो है ना एक गरम पानी जो है ना टिप 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 खोलता हुआ उसके कतरे जो है ना बह रहे हैं। जब आमना देखती है अपनी थाइज की तरफ तो देखती है कि वहां पर अगेन कट लगा होता है और वो गर्म पानी नहीं बल्कि खून होता है। और ऐसे ही करते 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 टाइम गुजरता है सारा दिन। आमना की वो थाइज मतलब उस पे इतने कट्स बन जाते हैं। अब जब आमना इतने सारे कट्स देख लेती है अपनी थाइज के ऊपर और उनमें से इतना ढेर सारा खून निकलता हुआ देख लेती है तो उसकी जो विजन है वो ब्लरी होना शुरू हो जाती है, ऐसे जैसे वो पास आउट होने वाली है, मतलब बेहोश होने वाली है। अब अगर मैं तुम्हें इन जख्मों की तस्वीरें दिखा दूं ना, लिटरली तुम उल्टी करना शुरू कर दोगे, मतलब इतने खौफनाक और इतने गहरे कट्स हैं ये। मैं तो यही चूज कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें ना दिखाऊं और मैं दिखाने भी नहीं वाला, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा डराना नहीं चाहता ताकि तुम्हें मतलब काफी रातों तक नींद ही ना आए। अब आमना फौरन अपने जो हस्बैंड हैं उन्हें फोन करके घर बुला लेती हैं और उनके सामने जोर जोर से रोना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस फील हो रहा होता है कि जैसे वो कुछ भी नहीं कर सकती। अब जो आमना के शोहर होते हैं वो उन्हें एक और जो है ना इमाम साहब के पास लेकर जाते हैं, जो कि बहुत ही जाने माने होते हैं इन्हीं चीजों के लिए। और अगेन वो प्रेयर्स करते हैं
ठीक है, दुआएं पढ़ते हैं, सूरतें पढ़ते हैं, जिनसे आमना को बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है। और तो और वो आमना को एक तावीज़ भी देते हैं और उन्हें कहते हैं कि इसे तब तक पहने रखना जब तक तुम्हें मुकम्मल शिफा नहीं मिल जाती, आराम नहीं मिल जाती। और अल्लाह के करम से ऐसा ही होता है। आमना जो है आहिस्ता आहिस्ता हील करना शुरू कर जाती है। और एटलीस्ट सबसे अच्छी बात ये होती है कि आमना के जिस्म के ऊपर कट्स नहीं लगते, अब बंद हो जाते हैं। आमना अब वापस कराची चली जाती है अपनी वालिदा के पास और उन्हें ये सब कुछ बताती है। और आमना की जो वालिदा होती हैं वो उन्हें एक औरत के पास लेकर जाती हैं, जो अगेन वो इसी चीज के लिए जानी जाती हैं, जो काले जादू का तोड़ वगैरह करते हैं। वो औरत आमना के लिए कुछ प्रेयर्स करती हैं, दुआ करती हैं। और तो और आमना को वो सभी चीजें लिख के लाने का कहती है जो उसके साथ हो रही है। हर वो बुरा ड्रोना ख्वाब जो आमना हर रोज देखती है उस बारे में भी बताने का कहती है। और ये सब करने के बाद वो आमना को एक और तवीज देती है, अलग से तवीज देती है। और आमना उस तवीज को भी अपने हाथ पे बांध लेती है, जिससे उसको मजीद आराम मिलता है और आहिस्ता आहिस्ता करके इस काले जादू का तोड़ हो जाता है। अब आमना यहाँ पे एंड में बस यही बोलती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत और बरकत से मैं एकदम ठीक हूँ। और मैं यही चाहूंगी कि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस ना करे जो मैंने किया है। बहुत ही ज्यादा टाइम हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग वेल, कुछ भी नहीं हुआ अब, और अल्लाह करे हो भी ना। अब मेरी थ्योरी सबको लेकर यही है, ये जो जब आमना कराची से अपने छोटे भाई के साथ वापस नहीं आती और बाजार जाती है, वहीं से सारी गेम शुरू होती है। वो जो इसको किसी ने कट लगाया था ना, सबसे पहला कट ब्लेड से, वहीं से जो है ना काले जादू का अमल शुरू हो गया। वो किसी इंसान ने लगाया था आमना का खून कलेक्ट करने के लिए, उसका सैंपल लेने के लिए, क्योंकि इतना सा खून भी काफी होता है काला जादू करने के लिए और जरूरी भी होता है। इसके अलावा काला जादू नहीं हो सकता अनलेस अनटिल कोई और तरीके हों जिनके बारे में मैं नहीं जानता। इसीलिए आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिनमें एक इंसान दूसरे इंसान का खून कलेक्ट करता है। मैंने ही दिखाई हैं आपको ऐसी वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं जिनमें मतलब ऐसे सुई चुबा रहा होता है कोई, और इतना सा खून भी काफी होता है काले जादू को कंडक्ट करने के लिए। अब वीडियो के एंड में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा जो तुम में से बहुत सारे लोगों को फनी लगे, लेकिन बहुत ही ज्यादा सीरियस लेना और ये जरूरी भी है। कभी भी बीच बाजार में, किसी भी क्राउडेड प्लेस में, रश वाली जगह में अगर तुम्हें कोई सुई चुभोता है, नीडल, ठीक है, या फिर ब्लेड से तुम्हारे खून का सैंपल लेता है, वहीं पर ही उसे पकड़ लो और उसे वहां से बिल्कुल भी जाने मत देना। आगे तुम खुद समझदार हो। बाकी यार आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं था वीडियो बनाने का, मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका था। मैंने सोचा था कल बनाऊंगा, लेकिन तुम लोगों के प्यार और मोहब्बत ने मुझे मजबूर किया इस वीडियो को बनाने के लिए। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो इसे लाइक जरूर कर देना और कॉमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख देना प्यारा सा, मैं जरूर आपका कॉमेंट पढ़ूंगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं पढ़ता भी होता हूँ। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके ये बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाता हूं। बाकी अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है, कोई हॉरर वाकया है, कोई खौफनाक किस्म का, तो आप मेरे इस इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करना एंड इट माइट गेट फीचर ऑन दिस चैनल। बाकी अपना ढेर सारा ध्यान रखना और मुझसे कुछ भी कहना चाहते हो, मुझसे कोई भी गिला शिकवा एतराज है या कुछ भी कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो यही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। मैं ज़रूर इंशाल्लाह ताला आपके मैसेज का जवाब दूंगा और इंतज़ार भी करूंगा। अपना ध्यान रखना। अल्लाह हाफिज़।